दिनेश देहाती का शोध है आदरणीय, आप तो डॉक्टर साहब हैं और इस शोध में एक एक आपके पीछे पहुंचाना चाहूंगा। क्या तीन ही लोगों को जिम्मेदारी दी है ताली बजाने की? अगर ताली बजाए तो लगे कि आपके हाथों में दम है, जोर है, जोश है, भाव है और आपका प्रभाव है। यहाँ इतनी अच्छी बातें होती है। आदरणीय खरे जी, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आप होते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। यहाँ अच्छी बातें हो आदरणीय। पहले के लोगों की हालतें देखने के तरीके बदल गए हैं। बहुत पहले आदरणीय जो पुराने हैं लोग हैं उनको मालूम है, पुराने हालांकि है नहीं वो, मैं कह रहा हूं कि पुराने हैं। पुराने का मतलब अनुभव आपके पास ज्यादा है। पुराने जमाने में जब आदमियों की तबीयतें खराब होती थी, कोई तकलीफ होती थी तो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे। कुछ लोगों ने सुना होगा, कहीं ने तो देखा भी नहीं होगा, देखा तो मैंने भी नहीं हूं। नाड़ी वैद्य होते थे। आपकी तबीयत खराब हो गई तो उनके पास जाइए, आपकी नाड़ी पकड़ते थे। अच्छा, पट्टे नाड़ी देख देख के पकड़ते थे, किसको कितनी देर पकड़ना है और नाड़ी देखने के बाद बताते थे कि आपको क्या हुआ है और इलाज बताते थे कि 3 तोला ये, 2 तोला वो, 5 तोला ये, आधी धूप में सुखाना, आधी छांव में सुखाना और घंटा भर पकाना, एक कप होते तो पकाना, कपड़े से छानना, फिर उसकी 3 खुराक बनाना और उसको सुबह लेना और शाम को लेना। आदमी का भेजा घूम जाए साहब, कई लोग तो ऐसे ही निकल लेते थे। उसके बाद में आए डॉक्टर वैद्यराज लोग, उनके पास जाओ तो बोले जीभ निकाल, बोले आंखें दिखा। इस आदमी की शादी हुई हो कि आंखें दिखाने लायक बचता है? अभी आए सब नए डॉक्टर, MBBS MD लोग, आप उनके पास जाओ तो आपकी तबीयत नहीं पूछते, इतना लंबा पर्चा लिख देते, जाके पैथोलॉजी की रिपोर्ट लेके फिर बताऊंगा कि आपको हुआ क्या है। लेकिन हम मंचीय कवि लोग आपकी हरकत देख के बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। यहां से अच्छी बात हो और आपकी ताली मरियल सी बजे, सिर इतना भी ना उठे तो समझ जाना कि आपकी बॉडी में 60 to 70% हीमोग्लोबिन है और आपकी बॉडी में 70 to 80% हीमोग्लोबिन होगा तो हो सकता है आपके हाथ ऐसे उठे, सर थोड़ा सा ऊपर उठे। लेकिन आदरणीय बिल्लारे जी, अगर आपके बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन होगा तो आपके हाथ ऐसे उठेंगे, तालियां बजेगी तो यहाँ की तालियां छिंदवाड़ा तक जाएगी। कितने लोगों के बॉडी में था वो 100% हीमोग्लोबिन है। ये अवांछित तत्व इनको बिठा दो कहीं पर। आप जिनको ढूंढ रहे हो आज आई नहीं है, हाँ स्थापित हो जाए साहब। बहुत सारे तत्वों के साथ प्रणाम करता हूँ आपकी इस उपस्थिति को। और भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, आपको देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई विशिष्ट तत्व यहाँ बैठा हुआ है, मेरा भविष्य नजर आ रहा है आपको। भाई साहब के लिए तालियां बजा दी, प्रणाम करता हूँ। समझे, सही में फिल्मों के बाद आपको ही देख रहा हूँ। मेरे कवि मित्र बैठे हुए हैं और धासु जी ने इनको चुना है, ऐसा लगता है किसी अजायब घर से चुने हुए तत्व लाके रखे गए, छटे हुए हैं, है ना कि बहुत सारे में से छाटे हुए हैं। अब छठे का मतलब दूसरे वाले छठे मत समझ लें। उधर बैठे हुए हैं, देखिए साहब बैठेंगे कि उन्होंने बिठा के रखा। नीतीश कुमार नैश जी भोपाल से इंजन चलाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन बेहतरीन गजलकार, बहुत अच्छे शायर, जितनी मासूमियत उनके चेहरे पे है इतनी ही खूबसूरती उनकी गजलों में होती है। तालियां बजाओ तो 100% वाली लगना चाहिए मुझे कि आप जीवंत हैं। उनके बाजी में बैठे हुए हैं अमित मौलिक जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश मातृभाषा उन्नयन संस्थान, ये उनका दूसरा परिचय है। लेकिन बहुत अच्छे गीतकार, देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में एक नाम अगर जबलपुर की संस्कार धानी से आता है तो वो है आप अमित मौलिक। जोरदार तालियां इनके लिए बजे। आपको क्या भाभी ने मना करके भेजा है? अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, आप जिस चौखटे से बैठे थे हमारे तो सुबह 6 बजे बैठते हैं, इसलिए मैं बोला कि ऐसा क्षमा कीजिएगा साहब। यहाँ उनके बाजू में बैठी हुई हैं हमारे मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत एंकर। अच्छा, उद्घोषिका कोई नहीं बोलता, कहीं समझ में नहीं आता उद्घोषिका का मतलब क्या है। आजकल अंग्रेजी इतनी सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन दूरदर्शन में रोज दर्शन देने वाली सुदर्शन यहाँ बैठी हुई है साहब। सुनीता पटेल के लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए। अच्छा, आपको मरने हाथों में भी ऊर्जा हो गई, बहुत ही शादी है यहाँ के लोग। प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति का। उनके बाजू में उज्जैन महाकाल की नगरी से खूबसूरती लेकर आपके पास गीत गजलों का प्यार बटोरने के लिए आई है तबस्सुम हस्क जी, इनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजे। आपका
कहलाता सम्मान। उनके बाजू में बैठे हुए कथित तौर पर उन्हें दूल्हे राजा कहा गया, लेकिन एक आदमी को कब तक भैया आप तरसाओगे, ये दूल्हे राजा हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका ही वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये कार्यक्रम के आज के सुपरस्टार संयोजक सुबह से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो कल से कर रहे हैं क्योंकि कल से निकले हैं, ये सुबह से कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों की सुबह से कर रहे हैं। कुंवर सिंह धासु इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। उनके बाजू में मेरे जैसे थोड़ी सी दाढ़ी रखे हुए बरेली से आए हुए हैं। ये वो वाली बरेली नहीं जहां पर झुमका गिरा था, ये वो वाली बरेली जिसके बाजू में बाड़ी है। अच्छा, निशान वाले जानते होंगे बाड़ी किधर रहती है, इधर रहती है, हमारे देहात में तो पीछे ही रहती है, लेकिन यहाँ सामने है। बाड़ी क्या है? दाढ़ी है। भाई बरेली से आए देवी जन टनाटन के लिए टनाटन तालियां बजनी चाहिए। उनके बाजू में इस मंच के ससुर ही बोलना चाहिए, क्योंकि इस वेशभूषा में वही आते हैं। ससुर की प्यारी सी भूमिका होती है, कथित तौर पे मान सम्मान पूरा रहता है, व्यवस्थित में कोई पूछता नहीं है। लेकिन आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं हमारे बीच में उत्तर अच्छा, आपके संबोधन का भी मान रखेंगे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में ब्रज किशोर बेलवंशी जी, बलराम बेलवंशी जी, जोरदार तालियां बजाए साहब। उनके बाजू में बैठे हुए ऐसे अकालग्रस्त क्षेत्र से आए हुए, नहीं वो अकाल में नहीं है, क्षेत्र अकालग्रस्त है भाई साहब, आप लोग कहीं भी समझ जाते हैं। बहुत प्यारे गीतकार, मेरे दिल के गीतकार, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ वो गीतकार भैया लाल नागवंशी जी, वाकई मेरे बड़े भैया की तरह यहाँ पर आज आए हैं छत्तीसगढ़ की माटी से, बहुत प्यारे। उनके बाजू में एक सिद्ध पुरुष हमारे बीच में बैठे हैं, देश के वो सिद्ध हस्त छंदकार, जिनके छंदों के लिए लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, और कई इनके शिष्य आज देश में इनके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में राजवीर सिकरवार जी, मुरैना जिला मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। आप धड़ाम से कैसे बैठ गए? नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ साल पहले अटल जी के लिए सरकार एक वोट के लिए धड़ाम से बैठ गई। नहीं, आप नहीं बैठते। इनके बाजू में जो बैठे हैं ये पत्नी से बेहद डरे हुए व्यक्ति है, क्योंकि वो घर में तो हंसते ही नहीं है, बाहर भी पूछ पूछ के हंसते के भाषण हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर प्यारी गजलें प्यारे गीत लिखकर आपसे मोहब्बतें बांटते हैं तो ऐसे शायर को लोग राजकुमार राज के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। और मैं पहली बार निशान आया हूँ, बड़े भैया हमें हरिप्रसाद नागवंशी जी ने प्रेम से बुलाया है, और इन्होंने कहा कि उनकी कहने पर हाजिरी लगाना ही जरूरी है, वरना अगले चुनाव में पीछे बिठा के गांव भर घुमाएंगे। मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन आज इस निशान की माटी को प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत कम ऐसा होता है। आदमी एक बात करना चाहता हूं, मैं सरस्वती वंदना से हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, लेकिन बात कहना चाहता हूं, हम पुरुष शक्तिशाली होने का दम्भ भरते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं मैं। ये नववर्ष अपना हिंदू नववर्ष आप सबको शुभ हो, और आने वाला हर महीना हर दिन आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आए। बात कहना चाहता हूं कि मानसिकता सही है। हम पुरुष लोग अपने शक्तिशाली होने का दम्भ भरते हैं। कभी शक्त जमीन को आप, तो मैं कह दूं कि आप इसको नाखून से कुरेद दिए, आपका नाखून शक्त तो है लेकिन उस जमीन को कुरेद नहीं सकता। लेकिन उसी जमीन पे अगर उसी सख्त जमीन के अंदर कोई बीज हो, वातावरण अनुकूलित हो, तो वही बीज अंकुरित होकर, कोमल सा अंकुर होकर उस अपने हिस्से की जमीन को फाड़कर बाहर आ जाता है, सिर्फ अपने हिस्से का आसमान देखने के लिए। तो आज दिन भर में जो काव्य महोत्सव हुआ है, ऐसे ही अंकुरों ने अपने हिस्से का आसमान देखा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए, समय का अनुकूलन देने के लिए, प्रतिभाओं को मंच देने के लिए, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो आज महान कार्य किया गया, मैं चाहता हूं एक बार तालियां उस प्रयास के लिए आपकी हो जाए। हम अपनी भारतीय परंपराओं का निर्वाह करें। हंसने हंसाने गुदगुदाने की बात वो भी होगी, यहाँ बहुत सारे शायर कवि गीतकार हैं, इसके बीच में हंसाने का दायित्व तो शायद मेरे पास ही पहुंचे। अच्छा, ये लोग भी बड़े शातिर हैं अंकित, बोले कोई भी रिस्की काम हो तो देहाती को थमा दो, शहरी वाला तो हिसाब ही लगाते बैठेगा। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं प्रयास करूंगा कि इसका मैं निभाऊं, आगे तक ले चलूं। गाने और गीत
फिल्मों में भी आप सुनते हैं, लेकिन फिल्मों के गीत और कविताओं में अंतर होता है। कविता कवि के दिल से निकला हुआ वो अमृत है जो आपके कर्ण पटल से होता हुआ आपके अंतस में उतरता है और आपके दिलों में रस घुल जाता है। लेकिन फिल्मों में लिखे हुए गीत सिर्फ संगीतकार की सिचुएशन को ध्यान में रख के गीतकार लिखता है, जिसमें सिर्फ रुपए और पैसे का गणित होता है, क्योंकि वो ये देखता कि ये हिट होगा कि नहीं होगा। कभी नहीं देखता कि हिट होगा या नहीं होगा, अपने दिल की आवाज उतार कर आपके सामने रखता है। वो पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। अगर लगे कि कहीं एक कविता जैसी छोटी सी बात है तो आप सबका इसने मिले। बात अपने क्रम से शुरू करते हैं कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। क्या बात कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घड़ा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घड़ा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। देश के हालात बदल रहे हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर हमें अपने दायित्व को निभाना है। आज का ये साहित्यिक अपनी अपनी क्षमता से आगे बढ़ना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहाँ व्यवस्थित होना चाहते हैं व्यवस्थित हो जाए। बाकी की व्यवस्था तो ऊपर वाला भी नहीं कर सकता साहब, आपको ही करनी है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको तो भेज ही दिया कि अपनी व्यवस्था आप खुद करो। और आजकल तो व्यवस्था पे लोग अपनी नहीं करते, उधर की देखते हैं कि उधर से कुछ हो जाए तो अपना काम हो जाए। मदन जी, हाँ बैठ ही जाओ। नहीं कुछ काम बचे हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप बैठ जाओ। बीच में से कोई चलता है तो ऐसा लगता है पता नहीं है उठ के कहाँ चला जाएगा। रात के 11 बजे कोई आदमी समझदार चहलकदमी कर रहा हो तो समझ जाना, या तो उसको कल की चिंता सता रही है, आज रात की सता रही और नहीं सतारी तो चुपचाप बैठ जाएगा। हमारी एलटीओपी साहब आए तब से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि जो कुछ होना है यही होना, उधर तो कुछ नहीं होना। आप साहित्य प्रेमी हैं, हमारे लिए अच्छी बात है साहब। ये तो कहीं को तो समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे, लेकिन आप बोलते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस मंच का गौरव और मंच की छवि को आप निहार रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, इतनी अच्छी टीम बनाई आपने, मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट ये है कि ओपनिंग बैट्समैन किसको उतारे। आजकल 2020 का जमाना है, लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ बैठे सारे बेस्ट हैं, यानी समझ जाओगे हमारा टेस्ट है। तो इस टेस्ट में एक बेहतरीन खूबसूरत गीतकार को उतारना चाहता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गीतकार क्या करेगा पता नहीं, कभी कभी बड़ी दिक्कतें हो जाती है। अभी एक डोगरी करके गाँव है महाराष्ट्र में, वहाँ कवि सम्मेलन के लिए गया। कवि सम्मेलन शुरू हुआ, 2 कवियों ने पढ़ लिया तो बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ, बोले भाई साहब भाषण बंद करो, प्रोग्राम चालू करो। अरे यार, मैंने कहा प्रोग्राम ही चालू है। बोले ऐसा पहले बताना था। उसने जेब में हाथ डाला और 10 की नोट दिया, बोले सोहनलाल मेरा नाम है बता दो। तो ऐसी भी दिक्कतें हो जाती है। यहाँ कोई सोहनलाल 10 का नोट लेके नहीं आना, अगर किसी में हिम्मत हो तो 1000 रुपए लेके वहां रख देना। 10 की चक्करलस नहीं है। बड़ी अजीब अजीब सी आफतें। अभी छत्तीसगढ़ में एक जगह कवि सम्मेलन के लिए गए, हम सारे कवि गाड़ी से उतरे तो 4 लोग आकर हमें हार पहनाया और फिर एक आदमी इधर उधर देखने लगा। अरे मैंने कहा भाई साहब क्या देख रहे हो। बोले तुम्हारा सामान कहाँ है। अरे मैंने कहा कौन सा सामान। बोले आप बजाओगे क्या। हमने कहा मुंह ही बजाएंगे। तो ऐसी दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूँ साहब, आप लोग सब लोग यहाँ पर जानदार शानदार लोग हैं। यहाँ पर 96 महिलाएं बैठी हुई है और 913 लोग बैठे हुए हैं। अगर भरोसा नहीं तो खड़े होके गिन लो। ये मेरा कैलकुलेशन है साहब, हम पूरे हिसाब से नाप लेते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमीन पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं। तालियां ढंग से बजाओ। कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमीन पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं। और जो छुप छुप के औरों पे नजर रखते हैं, उनको क्या खबर कि हम उनकी भी खबर रखते हैं। मोहब्बतों से आज के इस कार्यक्रम को नवाजें और जहां अच्छा लगे तालियां बजाएं। अगर कोई हल्की बात करता तो बता देना, ये मंच में हल्की फुल्की बातें होगी लेकिन हल्की बात नहीं होगी। इस
माटी का मान रखते हैं हम, इसी मिट्टी से खड़े हुए हैं, इसकी तासीर को जानते हैं हम। और कहीं ऐसा लगे कि देहाती छोटी बात करता है तो बता देना, अब देहाती गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छी बात लगे तो तालियां मेरे लिए, गड़बड़ हो तो कल लक्ष्मी भैया हरि भैया को पकड़ लेना। एक बार तालियां बजाएं, मैं फिर आपको आगे ले चलता हूँ। अच्छा, महिलाओं को घर से प्रतिबंधित करके भेजा गया। हमारे देश की महिलाएं बहुत आगे हैं। पहले बोलते थे महिला घर की रौनक है, फिर बोलने लगे लेडीज फर्स्ट, अब आजकल हो गया लेडीज फास्ट। तो आपको तो तालियां बजाने आना चाहिए। आपकी तालियां हमारे लिए प्रसाद है, आशीर्वाद है, लेकिन सब समझ में आए तभी बजाना। अगर आप नहीं समझोगे तो हमें कोई इतराज भी नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे मालूम है संस्कारी लोग हर चीज समझते भी नहीं है, लेकिन एक बार बता दीजिए कि आप लोग समझ रहे हैं तो एक बार तालियां उठे यहाँ से। आप क्या है, सजा पाने के लिए बैठे हो? आगे हैं बेटा, इससे कम नहीं है आप लोग। हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं इस वातावरण को एक सूत्र में पिरोना चाह रहा हूँ। और जितने लोग आ गए बैठ जाए, पीछे एक दरोगा साहब बैठे, कोई जा नहीं सकता यहाँ से जाए, ये व्यवस्था भी रखी हुई है भैया ने। तो जितने लोग देर से आए हैं उनको देर से प्रणाम करता हूँ। ये जमीन पे बैठे हुए जिम्मेदारों को प्रणाम करता हूँ, चेयर पे बैठे चेयरमैन को प्रणाम करता हूँ। और अच्छा क्या भैया आज गद्दे नहीं रखे। तो मुझे उन्हें भी प्रणाम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वातावरण। चलिए मोहब्बतों के गीतों को याद करते हुए, ये कहा है मैंने कि लहू लुहान घर आंगन है, बंद सुलह के रास्ते अमन के गीत गाऊं तो भला मैं किसके वास्ते। और शोरों की शक्ल लेने लगे हैं जब से चराग, बहारों ने भी बदल दिए हैं अपने रास्ते, बहारों ने भी बदल दिए हैं ऐसे रास्ते। यहाँ कुछ आवागमन चल रहा है और जाने वाले को तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। हम तो होते हैं नहीं, लेकिन जो जाना चाह रहे हैं वो जाए। वह एक निवेदन है कि अपने साथ किसी और को ना लेके जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे भी समझदार लोगों की संख्या कम है और उसमें से कुछ दो चार समझदार निकल गए तो हमें तकलीफ हो जाएगी। भाई विनोद सोनोडिया जी दिन भर से मेहनत कर रहे थे और आपकी मेहनत का प्रतिफल है कि यहाँ पे जितनी जनता आई हुई है, वरना तो घर के लोग ऐसे आराम से निकलते ही नहीं। साहब आपने सबको उठवा लिया और बधाई देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय अतिथि गणों को। अपने अपने समय से जहां जहां जाना वहां जा रहे हैं। मैं मंच में आगे की ओर बढ़ता हूँ। आदरणीय ने एक वृद्धा अवस्था और वृद्धा आश्रम की चर्चा की। मैं देहाती हूँ, इन बातों का एहसास रखता हूँ। मेरे इस फ्रेंच कटदारी कपड़े मत जाइएगा। मैं जहाँ पैदा हुआ ग्राम पंचायत थी, जहाँ पला बड़ा वो ग्राम पंचायत थी, और ऊपर वाले ने जहाँ मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था की वो भी ग्राम पंचायत है। मैं तो उस सोंधी मिट्टी की महक अपने से छोड़ना नहीं चाहता। मैं नाम अपना तो अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ भी रख सकता था, इसलिए देहाती नाम मैंने अपने साथ जोड़ लिया ताकि उस मिट्टी की खुशबू मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। गांव को महसूस करता हूँ और सारे ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने भी खेत की उन पगडंडियों पर चला है, देखा है, कीचड़ में पैर मेरे फंसे हैं, धूल मैंने भी उड़ाई है, धूल मैंने भी खाई है। तब मैं आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए देश के बड़े बड़े मंचों से एक बात कहता हूँ, और अगर लगे कि आपके दिल की, आपके मन की, आपके विचारों की बात मेरे मुख से निकल रही है तो एक हाथ उठा के बताना कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती धूप, तेज ठंड और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो इस देश के मुंह में आज अनाज के निवाले नहीं होते, निवाले नहीं होते, निवाले नहीं होते। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन हमारे गांव में कोई वृद्धाश्रम नहीं होता, कोई वृद्धाश्रम नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्थितियों को संभाल लेते हैं। अपने माँ बाप को गरीबी में ही सही हम पाल लेते हैं, हम पाल लेते हैं। साहब इस देहात की मिट्टी से आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, माँ सरस्वती की कृपा। और अगर यही अंदाज है तो इस मंच में एक एक कवि यहाँ बैठा हुआ वो भारत माँ का लाल है, सपूत है। हाँ, हम लिखते हैं, गलत भी लिखते होंगे, लेकिन हम कॉपी नहीं करते हैं, हम कॉपी नहीं करते हैं। जो भी आवाज होती है टूटी ही सही हमारी अपनी होती है।
इन मंचों पे यात्रा करते हैं, आप लोगों के साथ आपका जीवन देखते हैं, अपने भी जीवन के अंश बताते हैं, और हर एक यात्रा आपके संस्कार लेकर हमको जाने के लिए आगे बढ़ाती है। लेकिन हम भी अपने घर से आते हैं तो अपने थोड़े संस्कार आपके बीच में देकर जाना चाहते हैं। प्रणाम करता हूं आपकी इस धरती को, हरि प्रसाद चौरसिया भैया, नागवंशी भैया, और आज उनके भाई धासू जी, आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक गांव में कवि सम्मेलन करने का साहस जुटाना सबके बस में नहीं है। आपने तो बड़ी रिस्क ले ली, इतनी रिस्क तो लोग लड़की ढूंढने में नहीं लेते थे। आजकल पहले तो अजीब सा मामला है आदरणीय, पहले गुण देखते थे, आजकल लक्षण देखते हैं। ये नजरिया बदल गया था, लक्षण ठीक है कि नहीं? पहले गुण देखते थे, गुण मिलाते थे, आजकल लक्षण मिला रहे थे। जो भी है, लेकिन वक्त बदला है, हम भी बदले हैं, लेकिन अपनी इंसानियत को बदलने मत देना, उसको अपने साथ रखना, क्योंकि वही एक आपके साथ जाएगी, बाकी सब पीछे छूट जाएगा। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, उस आदमी को 3 मालाएं तो उनने पहनाई थी जिसे हम भाभी जी कहते हैं, 4थी माला का मुझे पता नहीं किसने पहनाया है, लेकिन ये चतुर्मालाधारी व्यक्ति यहाँ पे जिस तरीके से बैठे हुए हैं और ऊपर वाले की कृपा से या संयोग से उपस्थिति हुई है, तो मुझे अभी संदिग्ध अवस्था नजर आ रही है। मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अच्छी जगह किसी को मिलना भी भाग्य की बात होती है साहब। ये तो कई लोग खरबेजे के साथ फंसे पड़े हैं। ऐसा ये अपने अपने भाग्य है। भाई साहब 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जोड़े से, हमारे देहात में जोड़े पहली बार देख रहे हैं, तो महिला पुरुष बैठे होते हैं। प्रणाम करता हूँ, आपका जोड़ा सलामत रहे। धासू जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनको देख के आप समझ जाएंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जो आदमी आज तक खुद को नहीं समझ पाया, तो उसके बारे में आपको क्या समझ में आएगा। लेकिन उनमें एक बात तो है, हिम्मत है, जोश है, जज्बा है साहब, वो उसको लेकर चलते हैं। जहां भी खड़े होते हैं तो ईश्वर की कृपा, जो काम होता है तो छप्पर फाड़ के होता है। मैं उनके तरफ से उनकी आगवानी में 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, और उसमें आपकी तालियों का शोर मिलाना और उनको मोहब्बतों से बुलाना कि धासू जी आए और यहाँ पर अपना काम दिखाए, कि हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए, जब भी हो गगन भेदी आगाज होना चाहिए, और बढ़ते कदमों को मत रोको मेरे साथियों, आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए। मैं जब से देख रहा हूँ वो व्यक्ति इधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाता है। ऐसे घूम रहा था, एक मैंने कहा क्यों इधर उधर घूम रहे यार, क्या चैन नहीं है क्या? बोले है, खुल रही है। गजब यार, बहुत प्यारे आदरणीय, आप अभी पधारे। आपके मुखमंडल को देख रहा है कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सुंदरता से आपको दिया। ग्राम की स्थिति में आप जैसे ऐसे आदरणीय श्रोता आ जाते हैं। दीपक भैया, आप काम निपटा के आए होंगे सर, अपनी जिम्मेदारी है। नहीं तो विलम्ब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने पहले शुरू कर दिया। अमरवाड़ा से मिथुन भैया भी आए हैं। अच्छा, अमरवाड़ा के लोग भी आए हैं। मुझे तो लगा था अगले साल हम वहां जाएंगे। प्रणाम करता हूँ आदरणीय विधायक महोदय, मैं आपको विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ और आपकी पूरी प्रथम पंक्ति को। सामान्यतः मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। विधायक महोदय आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं और बोलते कि वहां का फोन आ गया, चले जाए। जिंदगी में आदमी को समझना, समाज को समझना, साहित्य को समझना सबके बहस में नहीं है। ये सिर्फ वही समझता है जिसके पास बुद्धि है, क्षमता है, साहस है और लोगों के बीच में बैठने की हिम्मत है। जिस आदमी के बाद सबके बातों का जवाब है, वही आदमी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठ सकता है। साहब एक बार विधायक महोदय के लिए तालियां हो। ये मेरे निजी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द बोलता जाऊंगा, लगे देहाती पढ़ा लिखा है। सुनीता जी ने जिस प्रसन्नता से इनको गुलदस्ता भेंट किया, मुझे जलन हो गई कसम से। इतना प्रेम है, निश्चित तौर पे लिख के बता सकता हूँ।
वो एक टीवी कार्यक्रम की उद्घोषिका है और वो जानती है कि आपके मुख पर, आपके मुखमंडल पर, आपके दिल में हंसी खुशी सुख आनंद कैसे लाया जा सकता है। अगर ऐसा करने के लिए वो इतना सी भी हरकत करती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं साहब। अच्छा, कुछ लोग मोबाइल से धांसू का फोटो खींच रहे थे और कुछ उधर का भी खींच रहे थे। अब कौन किसका खींच रहा था ये मुझे नहीं मालूम, और उनमें कोई गलती नहीं है उनकी। ऊपर वाले ने सौंदर्य दिया ही है कि आपको संतोष मिले, लेकिन वो देख के कोई असंतोष हो जाए किसी को तो ये संकट का विषय है। अब मदन जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। आनंद की बात है तो साहब, ऐसा तो लग रहा है कि हल्दी लगी है आपको थोड़ी बहुत आज, शायद चंदन लगानी हुई। कोरबे जी आप क्यों हंस रहे हैं? आपको हल्दी लगाना पड़े तो समझ में नहीं आएगा कहाँ तक लगाना है। ये गंजे लोगों के साथ ये थोड़ी सी आफत है साहब कि सुबह सुबह मुंह धो तो कहाँ तक मुंह है और कहाँ से सर शुरू होता है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपका समर्थन करता हूँ। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा गंजे होने का रुतबा सिर्फ मर्द को हासिल है साहब। किसी महिला को गंजी नहीं देखा होगा। अच्छा हाँ, मर्द गंजे भी होते महिलाओं के कारण। अच्छा, हंस तो ऐसे रहो जैसे अगला नंबर आपका। अच्छा भैया तो उठ के ही चले गए। मैंने शोध किया कि लोगों के सिर के बाल क्यों झड़ते हैं, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैंने किताबें पढ़ी तो किसी ने बताया कि जिस आदमी के पास रुपया पैसा ज्यादा आ जाता है, मैं नीतीश कुमार नैश जी को बुलाना चाहूंगा इसके बाद, बोले जिनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है उनके सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन छिंदवाड़ा के प्लेटफॉर्म पे गंजे भिखारी को भीख मांगते थे तो मेरा ये भ्रम टूट गया, यार ये बात तो गलत है, फिर सही क्या है। फिर मैंने किताबें पढ़ी तो किसी ने बताया कि जिनके पास दिमाग ज्यादा हो जाता है, अक्ल ज्यादा हो जाती है, उनके सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरा ये भ्रम टूट गया, यार अपने पास तो कौड़ी की अक्ल नहीं, फिर अपने सिर के बाल क्यों झड़ रहे हैं। फिर किताबें बड़ी लोगों से मिला कि आखिर सिर के बाल क्यों झड़ते हैं, तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा आप तक पहुंचा रहा हूं, मजे के लिए सुनना, मस्ती में सुनना। जिन मर्दों की पत्नियां अपने पतियों से बेहद प्यार करती है, उनके सिर के बाल झड़ जाते हैं, और किसी कुंवारे के सिर के बाल झड़ने लगे तो ये समझो कि उस कुंवारे को कहीं न कहीं से अपरोक्ष रूप से पत्नी प्रेम प्राप्त हो रहा है। आप ये आनंद बना रहे हैं। जीवन में आनंद के सिवा है कैसा? आनंद है, आया तो किसी को 2 मिनट में, तो रात भर नहीं आता। आप आनंद लीजिए है क्षण का, किस्मत है किसी की। आइए साहब, ये आनंद लेके आए, ये आनंद लेके आए। एक महिला ही अपने घर के उस व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति की नजर को बुरी नजर से बचाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि ये व्यक्ति सलामत रहेगा तो मेरा घर सलामत रहेगा। नीतीश कुमार नैश जी बहुत बेहतरीन शायर है। मुझे गजलों का ज्ञान नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन उनकी गजलें आपको बताएंगी कि वास्तव में गजलें क्या होती है। गीत भी लिखते हैं, संजीदा बातें करते हैं। मैं अपनी 4 पंक्ति से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि जो मिला सामने मिला लिए हाथ, रास्ता किसका देखें और आजकल कोई देता नहीं साथ। रास्ता किसका देखे और दरख्तों को सुना दिया हमने दास्ताने दिल, कोई और नहीं सुनता दिल की बात। रास्ता किसका देखे, कोई इतनी अच्छी बात नहीं कह पाता। अरे धासु का भाग्य है कि भाग्य में एक अच्छा हीरा जड़ा हुआ है, फिर भी इधर पड़ा हुआ है। बहुत प्यारा भाई है साहब, इसका कोई ठिका नहीं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जिस तरीके से मालाएं आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मालाओं का अंबार लग जाएगा।
लेकिन जिसने भी ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुंचाई है, आपके हृदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके हृदय के भाव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपके दिलों का प्रेम है साहब। इस मिट्टी में ऐसे प्यार करने वाले लोग भी रहते हैं जो अपने परिश्रम से आकर यहाँ के अतिथियों का सत्कार करना चाहते हैं। एक बार भाई साहब के लिए तालियां बजाएं। बहुत देर से आप कवियों को सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा अब रस परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में दो खूबसूरत कवित्रियां हैं। खूबसूरत को लंबा इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी बहुत खूबसूरत कवित्रियां जो है, उनमें से एक कवित्री को आपके लिए बुलाना चाहता हूँ। आपके लिए का मतलब सुनाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। गलत अंदाज में मत आ जाइए। यहाँ माता बहनें बैठी हुई, आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति से घर की रौनक है, मंच की रौनक है, इस संसार की रौनक है। आप सादगी से बैठी रहती हैं तो पति को ऐसा लगता है कि हमारा ही राज चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर में ढंग से तो पत्नी का ही राज चलता है, पत्नी का नहीं चलता। और अगर किसी को लगता है कि घर में वाकई ईमानदारी से उसका राज चलता है तो हाथ उठा के बताए। आधे हाथ नहीं उठेंगे। ये दुनिया का सच है साहब। और अगर घर में आप उठा तो पत्नी ऐसा दिखती तो आपका ऐसे 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 नीचे आ जाता। बड़ी आफत है। आप कभी रात में घर जाओ और पत्नी पूछे कहां से आ रहे हैं, और बताए यहां से आ रहे हैं कि हम ना अब निशान जादव जी से आ रहे हैं। तो इतनी रात को आ रहे हैं, तो कार्यक्रम खत्म हुआ तो इतनी रात को आ रहे हैं। कुछ खाओगे? हाँ भूख लगी, खाऊंगा। क्या खाओगे? तुम जो बना दो वो खा लूंगा। नहीं नहीं फिर भी क्या खाओगे? आलू पराठे खाऊंगा। अरे इतनी रात में क्या आलू पराठे खाओगे? आलू बादी होते हैं। तो ऐसा करो, चाय पराठा खिला दो। तो चाय से तो एसिडिटी होती है। तो भाई ऐसा करो, दही में शक्कर घोल के पिला दो। रात को आधी रात में क्या कोई दही पीता है क्या? समझ में नहीं आता। तो क्या खाओगे? अरे तुम जो बोलो वो खा लो। तो पत्नियां अपना अपना आइडिया देती है, और बाद में कुशल पति वही होता है जिसको गैस चालू करना आता है। समझदार पति वही है जिसको चाय बनाना आता है। एक दिन हमने पत्नी को जोर से बोल दिया, क्या चाय बनाती हो? तुमको चाय बनाते नहीं आता? बोले ऐसा करो, मुझे तो ऐसी आती है, आप अच्छी वाली वगैरह आती है, आपको तो आप बना के दिखा दो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो आती है। मैं गया साहब गैस पे, चालू किया, गंजी रखा, दूध डाला, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक सब डाला, चाय बनाया। दोनों ने छान के चाय पी। मैंने कहा मजा आ गया? बोले हाँ मजा आ गया, कल से तुम ही बनाना। आप तो समझदार पतियों के बहुत ज्यादा है साहब। लेकिन इतनी खूबसूरत महिला है, और जितनी खूबसूरत महिला होती है साहब, खाना ढंग का नहीं बनाती है। नहीं मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि उनका आधा टाइम तो उसी में चला जाता है। मैंने एक बार, क्षमा करना लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आदरणीय विधायक महोदय, कॉलेज में गया था, एक लेडीज प्रोफेसर को 1 घंटा देखा। बच्चों को 3 अक्षर पढ़ाई होगी, 30 बार जुल्फ पे सवार रही। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने हाथ दिया क्यों है। फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये हाथ का काम ही जुल्फे संवारना है। भैया हमारे गांव में आ जाते, माता बहनों जैसे जूड़ा बांध लेती। बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं प्यार से बुलाना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से तालियां बजा, उनके आगवानी में जोरदार तालियां लगे कि हम तबस्सुम हंस को जन को बुला रहे हैं। और आपको तो ऐसा लग रहा है आप चाहते ही नहीं कि आप उनको सुने। क्या आपकी प्यार मोहब्बत आपकी तालियों की शक्ल में आप पहुंचे। और एक प्रसिद्ध कवि की इन पंक्तियों से मैं बुलाना चाहता हूं, डॉक्टर उर्मिलेश की, कि स्वप्न सब पूर्ण काम हो जाए, स्वप्न सब पूर्ण काम हो जाए, प्रश्न सारे विराम हो जाए, और जिसको तुम देख लो जरा हंसकर उसकी नींदें हराम हो जाए, उसकी नींदें हराम हो जाए। वो आदमी साहब जिन्हें देखिए ढंग से, अगर किसी मेडिकल साइंस वाले को पता चले तो रिसर्च करना शुरू कर दे, ऐसी बॉडी खड़ी भी रह सकती। लेकिन है, मैं 4 पंक्ति आपके लिए पढ़ता हूं कि लंबा है सफर, दम बना रहने दीजिए, कि लंबा है सफर, दम बना रहने दीजिए, खुशियों की खातिर थोड़ा कम बना रहने दीजिए। यूं तो बुढ़ापा आना है सभी को एक दिन, जवानी का भ्रम बना रहने दीजिए। क्योंकि हमारे पास 5-6 कवि बचे हुए हैं,
दो इधर है, दो इधर रखे भी हैं, इधर भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि राजवीर सिकरवार जी मुरैना से हमारे बीच में आए हैं। वैसे हमारी जानकारी में डाकुओं का क्षेत्र है। नहीं, आप डाकू नहीं है, क्षमा कीजिए आदरणीय। और डाकू होंगे भी तो पुलिस वाले हैं, अपने को कोई चिंता नहीं है। और पुलिस वाले भी इतने अच्छे हैं कि उनको मालूम है कि अगर डाकू तो उधर के उधर ही निकल लेंगे। बोले भैया का भरोसा है ना, अपन जिस गांव में है। लेकिन डाकू होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी हो सकते हो। ऐसे भी लोग बिना बंदूक के बहुत डाके डाल रहे हैं। अपना तो साहब अकाउंट ही हैक हो गया तो कल इंस्टाग्राम का, और मेरे नाम से पैसे मांग रहा आदमी किसी से, तो ये भी तो डाका ही है। लेकिन देश के सबसे बड़े छदकार जिन्हें हम गिनते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, वो आज हस्ती हमारे बीच में है। मुझ में साहस नहीं है उनकी प्रशंसा के लिए मैं कोई कसीदे करूं। वो खुद अपने आप में एक आधार स्तंभ है, जो घनाक्षरी के विशेषज्ञ हैं। देश के पारंगत जितने भी विशेषज्ञ हैं जो घनाक्षरी पर चलना और लिखना और उसको समझना और पढ़ना जानते हैं, वो सब आदरणीय राजवीर भारती के पास आकर उनसे शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसी हस्ती में धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई गोविंद सिंह ढासी जी को, जिनके लिए बड़े 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 मंच तरसते हैं। वो आज हस्ती हमारे बीच में है। मैं इस कार्यक्रम के अंत तक ले जाऊंगा तो पता चला कि कुछ और लोगों का अंत हो गया, इसलिए मैं तुरंत बुलाना चाह रहा हूँ ताकि अनंत कविता सुनने मिले। और हो जब बात अच्छी हो उसका समर्थन करना हमारा दायित्व भी होता है। हम कई बार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करते हैं और यही मौन कई बार हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है। जब अच्छी बातें हो तो अपनी प्रखरता दिखाएं और जहां प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो प्रतिक्रियाएं आज जरूर दें। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय, आप बार बार चल रहे हैं, उतर रहे हैं जी, स्वागत करने आए थे। आपकी मुस्कुराहट को प्रणाम करता हूँ आदरणीय। अभी ऐसी तो पहले कैसी रही हो। बड़े भैया हैं तभी आपसे ज्यादा हंस रहे हैं भैया जी। नहीं, बहुत खूब। आपकी मुस्कुराहट को हम देखकर जाएंगे, जी चाहता है फिर यहाँ लौट कर आएंगे। यहाँ की मट्टी का प्रताप है साहब, और यहाँ की माटी को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर ऐसे संस्कारवादी लोग हैं, जहाँ ऐसे विचारवादी लोग हैं, जहाँ ऐसे प्रगतिवादी लोग हैं, वहां पर कोई भी मुहिम थम नहीं सकती। एक कवि सम्मेलन अनवरत चलता रहेगा आपके यहाँ पर, ये महोत्सव होता रहेगा यहाँ पर। प्रणाम करता हूँ दादा लखनलाल जी नागवंशी को और ये जो मातृभाषा उन्नयन समिति जिन्होंने यहाँ पर इंदौर से आकर यहाँ पे आयोजन करने के लिए अपना हाथ बटाया, समर्थन दिया है। ये उन मनोभाव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने साहित्य के उन्नयन के लिए गांव की भूमि, गांव की धरती, गांव की इस माटी का चयन किया है। इतनी मरी हुई तालियों से क्या ये संदेश लेके जाएंगे? जोरदार तालियां बजाएं। मैंने पहले ही कहा कि आपकी प्रतिक्रिया आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी प्रतिक्रिया ही आपको तोड़ती है, आपकी प्रतिक्रिया ही आपको जोड़ती है। ये सजीला नौजवान इतनी रात को घूम रहा है, चाय बनाकर सबको पिला रहा है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। नहीं साहब, सभी चाय बनाने बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए तो दिल्ली में भीड़ लग जाएगी। बनाने वाले क्या बनेंगे? हाँ, चाय बनाते दिखाने वाले बन सकते हैं, असली बनाने वाले नहीं जा सकते। ये सच है, क्योंकि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री अगर बन गया होता तो हमारी दिल्ली में पता नहीं कितने लोगों का छत्ता तन गया होता। लेकिन बहुत प्यारा आदमी है, जैसे चाय बना रहा है, पिला रहा है, देख रहा है, हंस रहा है, हंसा रहा है, और ऐसे आदमी के लिए भी एक बार तालियां बजाई जाए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं देखता हूँ साहब कहाँ कहाँ मेरी नजरें हैं, सब तरफ जाती है। भाई मनीष जी को जब से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, मुझे मालूम है आप घर से बाहर हो तो भी हंसी आ रही है। घर में आदमी हंस ही नहीं सकता। आप पत्नी के सामने खड़े और कभी हंसो तो पूछते क्या हुआ? अच्छा, आप बता भी नहीं सकते कि हुआ क्या है।
हाँ साहब, बहुत दिक्कत है। और कोई आदमी अगर बोलता है कि अपनी पत्नी से परेशान नहीं है तो उसको झूठ बोलने की आदत लग गई। अच्छा, परेशान होने का मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सर ही फोड़ता फिर, वो परेशानी दूसरे दूसरे टाइप की होती है, सबकी परेशानी अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन ईश्वर ने यहाँ बहुत प्रभुत्व दिया है। और जिन्हें हम सुनना चाहते हैं मैं क्षमा चाहूंगा। आपको ऐसा लगेगा सुनीता पटेल जी की पत्नियों के बारे में बताएं, आपको टिप्पणी तो नहीं कर रहे। आदरणीय, ब्रह्मांड में इस दुनिया की संरचना करने के लिए कल्पना की गई, तो वहां देखा गया कि इस दुनिया को चलाने के लिए एक परिवार की आवश्यकता है। देवताओं ने आपस में मीटिंग की, बैठक की और उन्होंने तय किया कि अब परिवार की संरचना करते उसमें एक स्त्री और एक पुरुष को शामिल किया जाए। देवताओं ने विचार विमर्श किया कि इसमें ड्यूटीज कैसी दी जाए। तो उन्होंने देखा कि बाहरी साधन संसाधन राशन पानी लाने के लिए एक बलिष्ठ और मेहनती शरीर की आवश्यकता है, तो उन्होंने ये काम पुरुषों को दे दिया। अब जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी था। देवताओं ने गहन अध्ययन किया और उसके बाद वो जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी था, तो भोजन पकाने की जिम्मेदारी उन्होंने महिलाओं को दे दी, क्योंकि सारे भगवान जानते थे भोजन पकाने के लिए आग लगाना जरूरी है। और महिलाओं से अच्छी आग कोई नहीं लगा सकता। कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाऊंगे तो अच्छे सपने नहीं आएंगे। सिर्फ 4 लोग बैठे हैं और घड़ी के समय से बता दूं तो 47 मिनट 8 सेकंड बचे हैं, बात कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियां से उनके उस काव्य पाठ का समापन को पूर्णाहुति देना चाहता हूँ। एक नारी की महिमा, अस्तित्व और उसके समाज में उपस्थिति का परिणाम हम सबका दायित्व है कि हम इस बात को समझे। और मेरी पंक्ति आपको समर्पित है कि नर नारी को नहीं समझा तो मच जाएगा अंधकार। आदरणीय, प्रणाम करता हूं कि नर नारी को नहीं समझा तो मच जाएगा अंधकार, बाजार में नहीं मिलते ममता इसने प्यार। कि नर नारी को नहीं समझा तो मच जाएगा अंधकार, बाजार में नहीं मिलते ममता इसने है प्यार। प्रकृति का उपहार है ये, घर की रौनक भी। प्रकृति का उपहार है ये, घर की रौनक भी। नारी को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार, नारियों को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार, नारियों को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार। और इस महफिल को मैं आगे लेकर जाऊं, निश्चित तौर पे समय कम है क्योंकि हमारी भी कुछ सीमा रेखाएं हैं और क्षमा चाहता हूं। 11 लोगों की टीम में समय के साथ थोड़ा सा विलंब से हुआ, लेकिन सब अपना दायित्व निभाएं। मातृभाषा उन्नयन के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित मौलक जी, वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनका दायित्व अलग है। लेकिन एक गीतकार के रूप में मैं जितना अच्छा उनको जानता हूं, ऐसा लगता है कि कोयल की कूक यहाँ आ गई है, सारे फलों का रस यहाँ आ गया है। पता नहीं इतनी सुरीली आवाज कहाँ से आई है। जैन है नहीं तो बोल देता कोयल के अंडे खाते हैं। बहुत प्यारा गीत पढ़ते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी में हिम्मत भी नहीं होगी उनके गीत गुनगुनाए जाएं और यहां से कोई उठकर जाए। तो एक बार जोरदार तालियों से उनकी आगवानी करें। भाई अमित जैन आए और सबको अपने गीतों से सराबोर करें और आप लोग भी एक बार अपनी तालियों का शोर करें। महिलाएं जितनी बैठी मेरी बातें समझ ले। मेरे दिमाग में एक बात आया कि ये बेटियों की चोटियों की डिजाइन क्यों बदलते रहते हैं। तो मैंने अपने लेवल पे इसको सोचा। अगर मेरा सोचने का लेवल या तरीका आपको ऐसा लगता हो कि मैंने कुछ परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो मुझे आपका प्यार इसलिए मिले कि जब बच्ची छोटी होती तो उसकी रबर से छोटी छोटी चोटियां बना देते हैं। और माएँ हैं उसको अलग अलग तरीके से गूंथती है। निश्चित तौर पे वो बेटी अपने नियंत्रण में नहीं होती है। उसके व्यक्तित्व की परिभाषा उसके बालों से देखी जाती है। जब बच्ची जरा सी बड़ी होती है, उसमें समझ आती है, तो वो 2 चोटियां गूंथने लगती है। मैंने कहा 2 चोटियां क्यों? तो दादी अम्मा ने कहा क्योंकि ये बेटी 2 घर की होती है, इसलिए 2 चोटियां। बेटियां 2 घर की होती है तो उसकी 2 चोटियां होती है। और वही बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो दोनों चोटियों को छोड़ के एक चूड़ा बांधती है। और ये चूड़ा बांधा हुआ उसका ये व्यक्तित्व बताता है कि सारे घर की जिम्मेदारी उसने समट के कस ली है और उसका
देहाती हूँ, देहात की तरह से सोचता हूँ साहब, लेकिन आजकल की महिला पूरे बाल खुले रख देती है, तब ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारियों का कोई लेना देना नहीं। मेरी यही कविता, मेरी यही कविता, मेरी यही कविता है। और हम बच्चे को तो उसकी मर्जी के बगैर 10 टुकड़े में बांट देते हैं, नाई को बुलाते और बाल काट देते हैं। जय हो भैया। कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, जार के बीच में मजहब की बात करता है, और बात बात में निकल आते हैं खंजर। यहाँ नादान है वो बेसबब की बात करता है, वो बेसबब की बात करता है। नादान है वो बेसबब की बात करता है, और मुफलिसी में ही बीता सारा जीवन इसका, कि मुफलिसी में ही बीता सारा जीवन उसका, पागल लाख करोड़ अरब की बात करता है। क्या बात है बाबा, करोड़ अरब की बात करता है, पागल लाख करोड़ अरब की बात करता है, और पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा। पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा। देहाती है मगर गजब की बात करता है, देहाती है मगर गजब की बात करता है। देहाती है मगर गजब की बात करता है। और चार पंक्तियां कुछ करना चाहता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। क्या कहने, इस मर्यादित मंच से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा संदेश, मेरी विचारधारा, कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। ये बात, खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को रखना सम्मान के साथ दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का, जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। और आज की शाम को यहीं पर विराम देने के लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी।